नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं आज की खबर। सबसे बड़ी खबर आज की है बिहार से, जहां पर चली है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की ऐसी जुगलबंदी जिसने एक ऐसा सुनामी खड़ा किया है जहां पर महागठबंधन कहा गया, शायद उसे समझने में और तलाशने में खुद को बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। आज बिहार के लिए करिश्मे का दिन है। जो पूछ रहे थे बिहार में काबा, नीतीश बा, बिहार में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि किस तरह से जीत को दोहराया जाता है। हम इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे। बिहार के जो नतीजे आए हैं उस पर हम एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। जो लोग ग्राउंड में मौजूद थे उनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये नतीजे आए हैं। इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जी हैं, साथ ही कुंदन कृतज्ञ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक दुबे जी हैं, बिहार से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिस तरीके से यह जीत हासिल हुई है एनडीए को, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो एक दूसरे की किसी दौर में शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, 20 साल से जो करिश्मा चलता चला जा रहा है उसने शायद विपक्ष को ये एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये चमत्कार हुआ है तो कैसे हुआ है। शुरुआत सबसे पहले विवेक त्रिपाठी जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि ये जो नतीजे आए हैं भारतीय राजनीति में किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए शेखर जी, इस नतीजे की किसी ने शायद ही उम्मीद की हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे शुरुआत में ही कि एनडीए 200 के पार जा सकता है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि एनडीए 200 के पार चला जाएगा। 160-70 की तो उम्मीद थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन 200 पार का नतीजा तो वाकई में अविश्वसनीय है। और ये बता रहा है कि जो बिहार में हुआ है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत को आपने और हमने बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है। पूरे देश में एक ये मॉडल है। बिहार में चुनाव होता है, पॉलिटिक्स होती है तो एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। लेकिन बिहार की आज की जो एनडीए की प्रचंड जीत है उसने ये बता दिया कि कोई भी फार्मूला चलेगा नहीं। मोदी का चेहरा, नीतीश का चेहरा, महिलाओं का सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले चुनाव में शेखर जी हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने नीतीश को एक तरफा वोटिंग की, और इस चुनाव में लगातार महिलाओं की जो भीड़ देखने को मिली, जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जो भीड़ निकली है बूथ पर, जो करिश्मा देखा गया पहले दिन जब सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रही और शाम को 7-8 बजे तक लोग वोट डालते रहे, वो वैसा करिश्मा बिहार में शायद ही कभी किसी ने देखा हो। और ये उसी करिश्मे का नतीजा है कि बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। अभी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं, चूंकि अभी परिणाम पूरी तरह से घोषित नहीं है, लेकिन जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि अब एनडीए की सरकार बनने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और मुझे एक बात लगती है कि शायद नीतीश कुमार, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि बीमार हो गए हैं, अब उनको पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, वो फिर से एक बार सीएम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब लोग पूछते हैं कि आखिर 20 साल में क्या हुआ, तो 20 साल में एक तो यह हुआ कि चश्मा लग गया। आंकड़ों पे गौर कीजिए कि कुल मतदान जो बिहार में हुआ 66.9% हुआ, जिसमें महिला मतदाता 71.6% और पुरुष मतदाता 62.8%। अब आप समझिए कि 75 लाख महिलाएं करीब ऐसी थीं जिन्होंने एक तरफा इस तरीके से वोट दिया है जिसका आज कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और शायद इसीलिए कहा जाता है यत्र नारी से पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन कौन है वो साफ साफ आज पता चल गया है। शशांक दुबे जी, जिस तरीके से महिलाओं ने वोटिंग की है बिहार में, जितनी बड़ी तादाद में ये वोटिंग हुई है, मतलब कुल 70% हो रही है लगभग, मोटा मोटी मान लेते हैं, और उसमें भी 71% महिलाएं जाकर के वोट कास्ट कर रही हैं अपनी। ये शायद विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक सोचनीय विषय है कि जब महिलाएं इस देश में बाहर निकलती हैं तो वो क्या करती हैं।
मेरी आवाज आपको मिल रही है शशांक जी? कुंदन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। जी, यही सवाल आपसे। सबसे पहले तो शेखर जी, विवेक जी और शशांक जी को शुभ संध्या, और आज की खबर देख रहे हैं तमाम दर्शकों को आभार, जोहार, अभिनंदन, संध्या, प्रणाम। देखिए, जो सवाल आपने पूछा है, आपने जो आंकड़ा दिया, इस आंकड़े में एक थोड़ा सा करेक्शन में कर दूं, 75 लाख महिलाओं ने ज्यादा मतदान दिया है इस बार। बिल्कुल। और ये तमाम जिस तरीके मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी वजहों से शायद हमारी संपर्क विधिवत नहीं हो पा रहा है कुंदन जी से। विवेक त्रिपाठी जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि जो महिलाओं की भूमिका रही है इस बार इस चुनाव में, उसमें ऐसा लगता है कि एक तो शराबबंदी बहुत बड़ा फैक्टर है। शराबबंदी के बाद जिस तरीके से बिहार की महिलाओं ने अपना करिश्मा दिखाना शुरू किया है, इससे पहले वाले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी, वो शायद सबके लिए एक सबक है। 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान उठाया है बिहार सरकार ने शराबबंदी के बाद, लेकिन ये पैसा इस जीत से कहीं छोटा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और शराबबंदी की जब आपने बात की तो मुझे प्रशांत किशोर की बात याद आ गई। आपको याद होगा उनका वो बयान कि उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी का जो निर्णय है वो वापस करेंगे और शराब बिकवाएंगे। तो प्रशांत किशोर की जो स्थिति हुई है इस चुनाव में, एक भी सीट पर वो लीड भी नहीं किए। बिल्कुल, मतलब महिलाओं का इतना आक्रोश, ये कहें कि महिलाएं एक तरह से जैसे श्राप दे दिया उन्होंने प्रशांत किशोर को कि ये आदमी शराब बिकवाने की बात कह रहा है। तो वो समर्थन जो मिलना चाहिए था प्रशांत किशोर को बिहार का होने के नाते, वो महिलाओं ने उनको एकदम बाइकआउट कर दिया। और फिर 10-10 हज़ार रुपए का जो मिला है हर महिला को चुनाव से ठीक पहले, तो वो 10-10 हज़ार रुपए भी काफी काम किए हैं। बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें देखिए, जन सुराज पार्टी थी प्रशांत किशोर की, इसमें चनपटिया से मनीष कश्यप उनके स्टार कैंडिडेट थे, कगहर से रितेश पांडे ये उनके स्टार कैंडिडेट थे, लेकिन दोनों तीसरे चौथे नंबर पर। मतलब स्थिति ये है कि जमानत बची या नहीं बची, बस आंकड़ा अभी क्लियर हो जाएगा चुनाव आयोग। मुझे लगता है कि शायद ही किसी प्रशांत किशोर की पार्टी के किसी भी सदस्य की शायद ही जमानत बची होगी। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि चनपटिया और कगहर इन दोनों जगहों से बड़ी उम्मीद थी खुद प्रशांत किशोर को, और वहां पर नतीजे बिल्कुल सिफर हैं। और जो बात आपने की शेखर जी महिलाओं की, तो महिलाओं का जो फैक्टर है 10-10 हज़ार रुपए उनको देना, मुझे लगता है कि इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए कि महिलाओं का वोट तो जबरदस्त आया है एनडीए के पास, नीतीश के पास आया है, ज्यादातर नीतीश के समर्थन में आया है। तो महिलाओं को सम्मान चाहिए। बिहार की महिलाएं बड़ी जागरूक है। बिहार का अगर मैं लोगों की बात करूं तो वहां पॉलिटिकली बड़े अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो मतदान भी करते हैं, अपने कैंडिडेट के बारे में भी चर्चा करते हैं। यूपी में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन बिहार में जो मतदाता है वो अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहता है, उन पर चर्चा करना चाहता है, मुद्दे बताना चाहता है। हालांकि मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, चुनाव की अलग ही कैटेगरी है, लेकिन जो 10-10 हज़ार रुपए मिले हैं उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि महिलाओं को कहीं ना कहीं ये डर होगा कि जो हमें मिल रहा है सरकार से, वर्तमान सरकार से, अगर सरकार बदलती है, पलटती है, तो शायद ये छिन ना जाए। इतना सारा मिल रहा है कि अगर ये छिन गया, 10 हज़ार रुपए अभी आए हैं, फिर 2 लाख रुपए बाद में आएंगे, और बहुत सारी महिलाओं की ये योजना चलाई गई हैं, वो अगर बंद हो गई, भाई सरकार, जाहिर सी बात है, सरकार जब आती है बदलती है तो कुछ पुरानी योजनाएं बंद होती हैं, नई योजनाएं शुरू होती हैं। तो ये डर महिलाओं का कि जो हमें मिला है वो कहीं छिन ना जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। बिल्कुल। ये जो आंकड़ा महिलाओं का है उसको आप समझ लीजिए। जो योजना है उसका नाम है जीविका दीदी। 1,30,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। और जो बात अभी हमारे साथ में हमारे गेस्ट बता रहे थे, 75 लाख महिलाएं हैं जिनको ये नया लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी कितनी जबरदस्त थी और किस तरीके से उसने इन सारी चीजों को
अपने साथ में जोड़ा, और उस केवल जोड़ने की बात नहीं है, वो मैसेज वहां तक पहुंचे जहां तक उसे पहुंचना है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है इस पूरे चुनाव में। इसके अलावा विवेक जी, एक दो चीजें और भी हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, 30 से ज्यादा रैलियां वहां पर जाकर के करते हैं। योगी आदित्यनाथ 30 से ज्यादा रैलियां वहां पर जाकर के करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए राजनाथ सिंह, 12 से ज्यादा रैलियां उनकी होती हैं। सीमा रेखा जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी 18 से ज्यादा रैलियां हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपना जो स्टारडम उतारा, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आप मत भूलिए, वो भी एक योगी आदित्यनाथ ने 30 से ज्यादा रैलियां की हैं। मैंने बोला उस चीज को। तो प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए और एक एक जगहों पर उन्होंने इस तरीके से प्रचार किया, एक एक सीट का उन्होंने जिस तरीके से हिसाब किताब अपने दिमाग में रखा है, वो शायद ये बताने के लिए काफी है विपक्ष को कि स्ट्रेटेजी क्या होती है और स्ट्रेटेजी के नतीजे क्या होते हैं। पहला चरण जो चुनाव का था उसमें जंगल राज, दूसरे चरण में घुसपैठिए। तो बीजेपी का एक जो महिला वोट वाली बात कही आपने, तो महिला वोट को एक्सप्लोर तो बीजेपी ने ही किया था। उनको लगा कि ये सबसे बड़ा वोट बैंक है जिसको कोई छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, और इसको अगर महिलाओं को हम घर से बाहर निकाल लेंगे तो महिलाओं और पुरुषों में चलता है। जैसे बिहार का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बिहार में जो महिलाएं हैं वो शराब से चिढ़ती थी। अब जिसने कहा कि हम शराब बंदी कराएंगे तो महिलाएं अपने पति या अपने भाई या अपने पिता उनके पक्ष में न जाके शराब बंद कराने वाले के पक्ष में चली गई। बिल्कुल, और केवल इतना ही नहीं है, ये आप ध्यान करिए, आज से करीबन 10-12 साल पहले जब नीतीश कुमार चुनाव में गए 10 साल पहले, तो उस समय पे उन्होंने जो बच्चियां थी हाई स्कूल इंटरव्यू, उनको साइकिल देने का काम किया। जी हाँ, जी हाँ। 10 साल के बाद वो जो बच्ची होगी 16 साल 14 साल इस तरीके से उसकी उम्र रही होगी हाई स्कूल इंटर में, इसी तरीके से उसको वो बच्चियां आज की डेट में 24 साल या 25 साल की होंगी। कई बच्चियां ऐसी होंगी जिनकी शादी हो गई होगी। शराबबंदी नीतीश कुमार कर चुके हैं, साइकिल उनको याद है, पढ़ाई उनकी चिंता की थी इसी सरकार ने, इन्हीं नीतीश कुमार ने, और आज उनको 10,000 रुपए जीविका दीदी के नाम पर और देने की बात करो। तो जो भरोसा 10 साल पहले बनाने की कोशिश हुई, वो भरोसा अनवरत कंटिन्यूएशन में रखना, ये शायद बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो आपने जिक्र किया बच्चियों का और उनको साइकिल देने का, एक इसमें एक और बड़ा वोट बैंक युवाओं का भी है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में युवा वोटर है किसी भी प्रदेश की तुलना में। और ये युवा वोटर जो आपने बताई टाइमलाइन कि उस समय मिला होगा तो अभी उसकी शादी हुई होगी, या वो पढ़ रही होगी, ग्रेजुएशन कर रही होगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होगी, तो वो वोटर उसके मन में कहीं ना कहीं वो छवि है। बिल्कुल, वो छवि है कि नहीं, इस सरकार ने या नीतीश सरकार ने बहुत अच्छा किया है, साइकिल हमको दी है, हमारे लिए पढ़ाई की सुविधाएं दी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी हैं, रोड स्ट्रक्चर ठीक किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो एक युवा व्यक्ति के दिमाग में ये सब चीजें बसी रहती हैं, और वो भी वोट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब वो बूथ पर बिल्कुल। इस बदलाव पे हम सवाल ले लेते हैं। शशांक दुबे जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे दर्शकों भी इस बात को समझ लें, हमारे दर्शक भी, कि ये जो तकनीक होती है ना, ये जितना हमको जोड़ती है उससे ज्यादा डिस्टर्ब भी करती है। एक जमाने में लैंडलाइन फोन होता था, कह दो कि है नहीं, कह दो अभी इधर हैं, कह दो अभी उधर है। अब मोबाइल है, जूम है, बहुत सारे तरीके हैं, लाइव व्यू है, जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद कई बार संपर्क टूट भी जाता है। शशांक जी, इतनी आवाज मेरी आई या नहीं आई आपको? मुझे लग रहा है कि शशांक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? कुंदन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये तकनीक की दिक्कत है विवेक भाई, विवेक जी, ये जो दिक्कत है, इसको शायद हमारे साथी जब तक दूर करेंगे, तब तक मैं इस चुनाव को ले चलता हूं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप सियासी गलियारों में लगातार आज दिन भर भी रहे हैं, क्या आपको लग रहा था? बीजेपी तो जश्न के माहौल में, मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो उत्सव वगैरह भी मना डाला, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस हो, सपा हो, क्या चल रहा है वहां? शेखर जी, ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछ लिया है, और
मुझे लगता है कि सब घबराए हुए हैं। विपक्ष उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, बुरी तरह से घबराए हुए हैं। दो वजह हैं उसकी। एक तो रिजल्ट आया और वो इतना खराब आया है विपक्ष के लिए कि वो डरे हुए हैं। दूसरा, जिस वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश का विपक्ष टिका हुआ है वो वोट बैंक भी हाथ से खिसकता हुआ लग रहा है। ठीक बात है। पीडीए के साथ मुस्लिम। आप देखिए, ओवैसी ने सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीती थी, अभी भी वो 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, प्रदर्शन है। 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं। सीमांचल का मुस्लिम पूरा ओबीसी, लाख समीकरण भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलग अलग दलों ने बिठाए सीमांचल को जीतने के लिए, लेकिन वहां का मुस्लिम ओवैसी के पक्ष में गया। पिछली बार भी गया था, अब की बार भी गया। ये बड़ी चेतावनी है उत्तर प्रदेश के लिए कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है मुसलमान, उसको एक लीडर मिल गया है और वो है ओवैसी। असदुद्दीन। अभी तक मुझे लग रहा था कि अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं था। कभी वो कांग्रेस में जाते थे मुसलमान, कभी सपा में जाते थे, कभी थोड़े बहुत भाजपा में जाते थे, लेकिन मायावती जब तक रही तब तक मायावती के साथ रहे। लेकिन बिहार चुनाव ने मुस्लिम को एक ऐसा चेहरा दे दिया है असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, जो उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है विपक्ष के नेताओं में। आज अखिलेश यादव को मैं ट्वीट देख रहा था, एसआईआर को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये एसआईआर तो सब जगह काम चालू ही हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी है, सबके घर मेरे ख्याल से बीएलओ पहुंच ही रहे हैं। इनका कहना यह है कि पीडीए का जो प्रहरी है वो सीसीटीवी और ये पीपीटीवी, तो ये आपको लग रहा है कि वास्तव में कुछ ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जो सीसीटीवी चौराहों पर लखनऊ में ही आजम खान के ज़माने में लगने थे, उसके तो घोटाले में वो मामला चला गया, हालांकि अब लग गए हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के जो घोटाले अगर याद करेंगे तो शायद सीसीटीवी और उसके बाद ये पीपीटीवी, दोनों चीज़ों का अंतर आएगा सामने अखिलेश के। देखिए, अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा और एसआईआर के खिलाफ वो पहले भी रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने कई अपनी रैलियों में इसका जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश में चूंकि एसआईआर आने वाला है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर का विरोध इस चुनाव परिणाम के बाद तो और भी जबरदस्त तरीके से होगा। विपक्ष एकजुट है, यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनके साथ तमाम छोटे दल भी हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर एक बड़ा अभियान जो समाजवादी पार्टी अपने स्तर से कर रही थी, कांग्रेस अपने स्तर से कर रही थी, मुझे लगता है कि अब ये एक जॉइंट हाथ मिलाकर एक बड़ा अभियान, चूंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 2027 में चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, अभी जनवरी फरवरी में तारीखें घोषित हो जाएंगी, अप्रैल मई तक पंचायत चुनाव हो जाएगा। इस दौरान एसआईआर को लेकर एक बड़े एग्रेसिव तरीके से ये समाजवादी पार्टी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इनको डर है कि जिस तरह से बिहार में 65 लाख के आसपास शायद वोट कटे थे और कई जो नए वोट जुड़े थे 28 लाख के आसपास शायद जुड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी संख्या है, और यहाँ पर जब वोट कटेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान विपक्ष का ही होगा, अखिलेश यादव का होगा, कांग्रेस का। अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो वोट कटे और वोट जुड़े, इसको भी आप समझ लीजिए। वोट जुड़ते तो उन लोगों के हैं जो 18 साल से ऊपर आ गए, जिनको वोट देने का अधिकार हो गया। अब वोट कटे किनके? हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, मतलब इसको आप कतई ये मत लीजिए कि चुनाव है, नतीजे हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं। ये खबरें हैं, हमने खुद खबर की है और उसके बहुत खराब परिणाम सामने से रिपोर्ट करते हुए हम लोगों ने झेले हैं, चाहे हम हो चाहे विवेक जी हो और भी जो हमारे पत्रकार साथी उन्होंने झेले। स्थिति ये होती है कि खाली प्लॉट पड़ा है, उस पर कोई नहीं रहता, लेकिन वहां का वोटर आईडी कार्ड बना है। अगर आप अपना प्लॉट खाली छोड़ करके किसी और शहर में रह रहे हैं ना, उस प्लॉट पर भी एक वोटर पैदा कर दिया गया है। यह स्थिति है। हमारे यहां का जो पूरा सिस्टम है, उसी सिस्टम को उखाड़ने का, उसी सिस्टम को साफ करने का यह अभियान है एसआईआर। विवेक जी, मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, एसआईआर को लेकर हालांकि चुनाव आयोग इसको लेकर कटघरे में खड़ा हुआ। जो भूपेश बघेल हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने बधाई भी दी, चुनाव आयोग को जीत की बधाई दी कि ये जीत चुनाव आयोग के सौजन्य से। तो एसआईआर, मुझे लगता है कि ये एक जो प्रक्रिया चली है वो पहले बिहार से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामने आई और अब
पूरे देश में तमाम जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी SIR, और मुझे लगता है कि वहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना जो फर्जी वोटर है, डबलिंग है, जो आपने कही कि एक प्लॉट है खाली, उसमें पता चला 40 वोट इतना ही नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुस के आ रहे हैं उनके बाकायदा वोटर ID कार्ड बन रहे हैं, आधार बन रहे हैं, ये किसी से दबा छिपा नहीं है अब। और उनके कारनामे कभी दिल्ली में सामने आते हैं, कभी पुणे में सामने आते हैं, वो भी कहने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमारे आपके बीच में जो स्लीपर सेल, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब दूसरे दौर की वोटिंग होनी होती है उससे ठीक पहले जिस तरीके की घटना हुई है दिल्ली में, इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया जरूर होगा जब वोटर अपना वोट देने के लिए जा रहा था दूसरे दौर में। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने क्या कहा है, और बीजेपी की तरफ से जो एक बड़े चेहरे के रूप में और जिम्मेदारी के साथ बिहार की जवाबदेही नतीजों में लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने NDA को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत NDA को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया, और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके NDA का साथ दिया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है। जो NDA के नेता श्री चिराग पासवान जी हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे श्री जीतन राम मांझी जी हों, और चाहे हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी हों, सबके प्रति, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश की पूरी टीम हो, जिलों की टीम हो, बूथ से लेकर के विधानसभा तक की टीम हो, सबने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद मिला। इस शीश झुका करके बिहार की जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, और उनकी जो सेवा करने का वादा घोषणा पत्र के माध्यम से किए, उस वादे को पूरा करने में कोई कमी NDA नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट दिए गए, और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने, और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं, और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं, और बहुत जल्दी उसका खुलासा सामने आएगा। मैंने कहा, पहले ही कहा कि SIR पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, और जो 10,000 रुपए दिए गए
महिलाओं के अकाउंट में। मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने। सारी चीजें सामने आएंगी। सर, एक चीज को जो जीत गए उनका अपना देखने का नजरिया है, जिन्होंने चुनाव नहीं जीता है, जिनकी हार हुई है, वो अपने चश्मे से इस पूरी गणित को देख रहे हैं। हम इस रिएक्शन से पहले जो बात कर रहे थे कि हमारे देश में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हैं, उनके आधार कार्ड भी बने हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड भी बने हैं, और दुनिया भर के जितने हिंदुस्तान को डैमेज करने के, अस्थिर करने के काम हो सकते हैं वो सब इनके द्वारा हो रहे हैं। इसमें कहीं किसी एक सच्चे भारतीय को तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। स्थिति यह है, उसका परिणाम जो एसआईआर वाली बात हम लोग कर रहे थे विवेक जी, कि 18 सीटें ऐसी हैं जहां जिनमें से कम 8 सीटों पर आरजेडी पीछे चल रही है, जिसको उसने पिछली बार जीता था। और ये जो सीटें मैं बता रहा हूं 18, वो सीटें जो मुस्लिम बाहुल हैं, जहां मुस्लिम डोमिनेट करता है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। 18 सीटें ऐसी थी जो आरजेडी ने जीती थी, जिसमें 8 पे वो पीछे चली गई है। इसके अलावा करीबन 6-7 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, वहां पर भी वो पीछे चली गई है, और उन सीटों पर अब उसको जमानत बचाने में भी दिक्कत हो रही है। ये सारी सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। ये है एसआईआर का एक परिणाम। बिल्कुल, आप सीमांचल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां की सीटें जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, बॉर्डर का एरिया है, और ये कहा जाता है कि घुसपैठिए जो आते हैं वो जिस रूट से आते हैं उसमें सीमांचल का बहुत हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, उस रूट से आते हैं और उसी रूट से जाते भी हैं बहुत सारे। चूंकि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की चर्चा चल रही है, और होना ही है, वो तो सभी जगह पर हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार का जो कनेक्शन है मुस्लिम वोटर को लेकर, और सीमांचल और पश्चिम बंगाल का जो कनेक्शन है, वो एक चौंकाने वाला है। आपको याद होगा शेखर, यहाँ पर अतीक अहमद और उसकी पूरी जो गैंग थी, जब उसका सफाया हुआ तो उसकी पत्नी फरार हुई, और वो आज भी पता नहीं चल पाया। कहा जा रहा है कि वो भी पश्चिम बंगाल में ही कहीं, चूंकि इतना बड़ा मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है और इतना सघन बसा हुआ है कि वहाँ पर कोई छुप के अपनी ज़िंदगी बिता दे, अपनी पुश्तें बिता दे, किसी को पता ही नहीं लगता है। तो ये एक सिर्फ एक सूचना या खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सरोकार है। पश्चिम बंगाल और सीमांचल की आपने बात की, ये ऐसे एरिये हैं जो वाकई में चैलेंज हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए। पॉलिटिकल लोग लाभ उठाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सबके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं। राजनीतिक लोग जो स्थानीय स्तर पर राजनीति करते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, और उनको नागरिकता दिलाने से लेकर सारे उनके जो राशन कार्ड है, सारा प्रबंधन वो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ या उस तरह की चीज़ें हुई, वहाँ इन लोगों का नाम या कहीं से कहीं इनकी भूमिका सामने आती है। इसके पहले जितने ब्लास्ट हुए या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें इनका जो हाथ आता है, तो ये इस पूरे देश की सुरक्षा के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन ये एक राजनीतिक ब्लंडर भी है कि हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह से इन लोगों को, जो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनको किस तरह से बाहर करना है और ये पूरा स्थितियां संभालनी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अब हम थोड़ी सी बात इस चीज़ पे भी कर लेते हैं विवेक जी कि जो विपक्ष है उसकी जो दुर्गत हुई है इस चुनाव नतीजे के साथ, उसके क्या कारण रहे? देखिए, कारण तो सबसे बड़ा फैक्टर आपने पहले ही कहा, जो महिला वोटर हैं वो फैक्टर था। उसके अलावा बिहार में जंगल राज वाली जो बात उठी, और मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार मैंने सुना है भारतीय राजनीति में कि सत्ता पक्ष भी जंगल राज कह रहा है और विपक्ष भी जंगल राज कह रहा है। 20 साल से तो नीतीश कुमार की सरकार है, इतने सारी हत्याएं हुई, मर्डर हुए, किडनैपिंग हुई, सारी चीजें होती रही, तो विपक्ष भी जंगल राज मुद्दा, विपक्ष के मुद्दे में भी जंगल राज था और सत्ता पक्ष के मुद्दे पर भी जंगल राज था। लेकिन जो सत्ता पक्ष का मुद्दा था जंगल राज का, वो मुझे ज्यादा पब्लिक को ज्यादा समझ में आया। मतलब शायद उनको उस जंगल राज, मतलब 2 गलत में से आपको कम गलत चुनना हो, तो फिर ये स्थिति बनी कि जंगल राज, फिर वही जंगल राज याद आया। हाँ, लालू के दौर का था, बस वो याद आया। और परिवारवाद,
सबसे बड़ा फैक्टर परिवारवाद का भी था। ये लड़ाई जो है वो एक जो एनडीए गठबंधन है और उसके विरोध में जो महागठबंधन था उसमें परिवारवाद हावी था। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम उनके परिवार के लोग, हालांकि परिवारवाद एनडीए में भी है, जगह हो रहा है धीरे-धीरे। लेकिन पब्लिक को उनका परिवारवाद ज्यादा बेहतर लगा। जो आपने जंगल राज में इसको बना हुआ है, वहां पर नेतृत्वहीनता की भी एक तरीके से झलक दिखी है। विपक्ष जो था उसमें वो ठीक है, अब तेजस्वी और दोनों भाई आप एक दूसरे के सामने हैं, बाकी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो मैटर कर ही रहा है। परिवार में शेखर जी अच्छे और बुरे परिवार वाली बात भी आती है। जैसे आपने कहा जंगल राज किसका अच्छा किसका बुरा, तो परिवारवाद में भी परिवार किसका अच्छा किसका बुरा। तो निश्चित तौर पर एनडीए का परिवार लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, समझ में आया, तो उन्होंने चुना, मैंडेट अपना दिया और जबरदस्त तरीके से और दिया। बीजेपी के साथ में एक ये भी है, बीजेपी कह लें या एनडीए कह लें, कि एक अपॉर्चुनिटी, नए जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेस बनाते हैं। चिराग पासवान जैसे लोग हैं और उनके लिए स्पेस बनाया। अच्छा, 129 सभाएं की हैं चिराग पासवान ने और 29 सीटों पर भी उनका मतलब 29 सीटें ही लड़ रहे थे। 29 सीटों के लिए 129 जनसभाएं। आप कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी और 20+ सीटें लेकर के आ रहे हैं, मतलब स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। और मुझे लगता है कि वो 45 मांग रहे थे या 48 मांग रहे थे, तो अगर उनको इतनी मिल जाती तो शायद और भी करिश्मा कर सकते थे। एक चीज और, अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले जो सबके मन में डर था, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो एक विपक्ष ने यह भी बात कही थी कि ये तो पलटू राम है। अब जो आंकड़े आ गए हैं वो आंकड़े इस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, बीजेपी अपनी तरफ से डिप्टी सीएम या जो भी चीजें होंगी वो सब अपनी तय होगा, वो सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होना चाहती है तब भी एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के साथ जादुई आंकड़ा बीजेपी पार खड़ी है। मतलब जो 122 का 23 का आंकड़ा उससे ऊपर जाकर के वो 124-25 सीटों पर माइनस जेडीयू खड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ा अंतर है इस बार की जीत में। आपने कहा कि अगर नीतीश को नहीं भी लेते हैं तो भी, और नीतीश की इमेज है पलटी मारने वाली, वो भी आपने कहा। मुझे लगता है कि अगर नीतीश अपना बचा खुचा जो राजनीतिक कैरियर है, जो उनका बचा खुचा जीवन है, उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, अगर वो बचाना चाहते हैं तो मजबूरी में उनको भाजपा के साथ रहना ही होगा। क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए, भाजपा के पास तो पूरे आंकड़े हैं सरकार बनाने के लिए, बना सकती है बिना नीतीश कुमार के, मतलब माइनस एनडीए। लेकिन अगर नीतीश जाते हैं तो उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, वो भी भाजपा आत्मघाती कदम हो जाएगा, आत्मघाती कदम होगा उनकी पार्टी के लिए, उनके पूरे सिस्टम के लिए। वहां का जो मतदाताओं का भरोसा है वो भी टूटेगा उनको, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो नीतीश कुमार को ही चेहरा देख के वोट दिया है ना। भले ही भाजपा पीछे थी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े नेता थे, लेकिन बिहार का चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुल मिलाकर के अब जब नतीजे आ गए हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में अपना जादू बिखेरने में कामयाब हो गए हैं। और इस जादू के जो जादूगर थे, जो मैजिशियंस की टीम उतरी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उससे भी आगे धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी थे, विनोद तावड़े, इसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने तैयार किया, टिकट बंटवारे का इस तरीके से ख्याल किया जिसमें विपक्ष इस पूरी रणनीति में धराशायी हो गया। और आज जो नतीजे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर परिवर्तन बिहार से शुरू होता है तो फिर एक बार स्थायित्व भी बिहार दिखाने में कामयाब रह सकता है, कामयाब हुआ है। और स्थायी सरकार किस तरीके से 20 साल के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहती है, ये हमारे वृद्ध नेताओं में से नीतीश कुमार ने साबित किया है। आज की खबर पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।